सो एक सिंपल भाषा में समझते हैं कि प्रोस्टेट क्या होता है और कैसे ये यूरिनरी और सेक्सुअल हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है। They insert rings over the penis, they insert wire inside the penis, they insert uh, pen inside the penis. These are the weird things. अर्ली ट्रीटमेंट से प्रोस्टेट हम रिवर्स कर सकते हैं। प्रोस्टेट के बीच से पेशाब का रास्ता निकलता है, तो प्रोस्टेट जैसे जैसे बढ़ता है पेशाब का रास्ता दबता जाता है। 60 साल की एज में around 50 to 60% patient will have a prostate enlargement, and then emergency में you have to put catheter, पेशाब की नली डालनी पड़ती है। ऐसे क्या हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में एज के साथ, या फिर कोई लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जो इसे इम्पैक्ट कर रहे हैं? जैसे पैंट की चेन बंद करते समय इंजरी हो जाती है, पीनिस फंस जाती है। सो प्रोस्टेट कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेल कॉज ऑफ डेथ। इट इज सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन मेल। कुछ यूट्यूब वीडियो आपने देख लिया और दवाइयाँ लेना शुरू कर दो, कितना रिस्की हो सकता है ये? एक टर्प सर्जरी होती है TURP, जिसे एक गोल्ड स्टैंडर्ड सर्जरी कहा जाता है। So this is a Urolift device. You can see, so Urolift is, you must be written here, the Urolift. It is not cutting the tissue, it is not burning the tissue, it is not heating the tissue, and because it's a simple needling, we are not cutting, there is no bleeding. Does it result in failure? मतलब अगर आपने ट्रीट करने की कोशिश की और नहीं हुआ, The patient is having intercourse and suddenly there is a blood all over the bed. So that is मतलब so much of blood that patient gets frightened. इतना blood आता है कि मतलब पूरा बिस्तर गीला हो जाए, and then he rushes to the hospital. If your father, brother or grandfather has a history of prostate cancer, कि penis short हो गया, sexologist so called, वो उनको पहली बार गया, बहुत डरा दिया कि भी तुमको ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। He wrote a treatment 20,000 rupees per month. हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट विवक्षा और आप सुन रहे हैं आवर स्ट्रेंथ स्टोरीज दैट हील, इंस्पायर एंड कनेक्ट हार्ट्स। आपने देखा होगा आजकल फीमेल हेल्थ पे अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गई है और ऑनेस्टली ऐसा ही होना चाहिए। बट वॉट अबाउट द लाइफ लाइन्स ऑफ आवर सोसाइटी, आवर डियर मैन? हम सबका सपोर्ट सिस्टम बनते बनते ये खुद का ख्याल रखना तो बिल्कुल भूल जाते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ स्टोरीज पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। आज का हमारा एपिसोड डेडिकेटेड है मेंस हेल्थ पर। आज हम बात करेंगे मेल हार्मोन्स, सेक्सुअल वेलनेस एंड प्रोस्टेट के ऊपर। आज हमारे साथ इस कॉन्वर्जेशन को गाइड करने के लिए हैं डॉक्टर संतोष अग्रवाल फ्रॉम भोपाल। ही हैज़ गॉट मोर देन 17 years of experience in urology and kidney transplantation. Thank you so much, sir, for being on the show, and welcome to the show. Thank you, Vivaksha. Thank you so much. How are you, sir, today? I'm feeling fine, thank you, and I'm enjoying your company. Thank you. Thank you so much, sir. We are very happy to have you today, and if you're ready, let's go ahead with the questions. Sure. Okay. So, sir, सबसे पहले तो एक बहुत जेनरिक क्वेश्चन है मेरे पास कि हमारी सोसाइटी के मेन खुद को बहुत ही एक अल्फा डोमिनेंट के हिसाब से दिखाते हैं, बट अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने में इतना हेजिटेट क्यों करते हैं? मुझे लगता है कि इसके खास तौर पर दो रीज़न हैं। पहली बात तो बेसिकली दे आर ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर अवे और बिजी, सो छोटी मोटी प्रॉब्लम ऑब्वियसली इग्नोर हो जाती है अनलेस एंड अनटिल इट बिकम्स अ बिगर प्रॉब्लम एंड रियली अफेक्ट्स द वर्किंग ऑफ द मेल। फर्स्ट रीज़न इज़ दिस। सेकेंड थिंग, जो मेल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जैसे यूरिन से रिलेटेड या सेक्सुअल फंक्शन से रिलेटेड, यूजली इसमें मतलब शर्म होती है, लोग शर्म की वजह से या बिकॉज ऑफ शेम एसोसिएट विद दैट दे डोंट कम आउट ऑफ इट एंड दे डोंट शेयर इवन विद द फैमिली पर्सन एंड दे डोंट इवन कम टू द डॉक्टर एंड शेयर देयर फीलिंग कम्प्लीटली। एंड हम रोज़ OPD में देखते हैं, इवन पेशेंट जो भी आते भी हैं हमारे पास कंप्लेंट लेके, रादर देन दे टेलिंग वी हैव टू आस्क मेनी टाइम्स कि क्या हो रहा है। तो आई थिंक दीज आर द टू रीजंस बिकॉज ऑफ दिस द मेल हेल्थ इज़ यूजली इग्नोर्ड। राइट सर, हम कोशिश करेंगे आज के हमारे इस एपिसोड के बाद जिसको मदद चाहिए उसे मदद मांगने की हिम्मत मिले। सो एक सिंपल भाषा में समझते हैं कि प्रोस्टेट क्या होता है और कैसे ये यूरिनरी और सेक्सुअल हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है। सो द प्रोस्टेट इज़ बेसिकली अ ग्लैंड। जैसे हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वैसे प्रोस्टेट भी एक ग्लैंड है। और प्रोस्टेट सिर्फ पुरुषों में पाया जाता है, सिर्फ ये ध्यान रखने वाली बात है कि फीमेल्स में प्रोस्टेट नहीं होता है। और जो प्रोस्टेट होता है, अगर आपको पेशाब की थैली या ब्लैडर का अगर कुछ एनाटमी या कुछ स्ट्रक्चर पता हो, तो हमारे बॉडी में 2 किडनी होती है जहाँ से यूरिन बन के पेशाब की थैली में इकट्ठा होता है, फिर पेशाब के रास्ते द्वारा बाहर आता है। तो जो पेशाब की थैली या ब्लैडर होता है उसकी
नीचे जो नली जहाँ से निकलती उसके चारों तरफ एक ग्लैंड होती है जिसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं या पौरुष ग्रंथि बोलते हैं। और इसका जो मेन काम होता है, ये बेसिकली सीमेन प्रोडक्शन में अराउंड 50 to 60% पार्ट ऑफ द सीमेन जो है प्रोस्टेट सिक्रीशन से आते हैं, अपार्ट फ्रॉम द सीमेन विच फॉर्म्स इन द टेस्टिकल्स। सो बट जब ये प्रॉब्लम मतलब प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ता है तब ये फिर प्रॉब्लम चालू होती है। यूजुअली प्रोस्टेट का काम इसका नेचुरल बॉडी में सीमेन प्रोडक्शन का काम होता है। राइट। सर, प्रोस्टेट के सिम्टम्स कई बार लोग कंफ्यूज कर देते हैं और इग्नोर कर देते हैं, तो क्या ऐसे स्पेसिफिक प्रोस्टेट सिम्टम्स होंगे जिसे इग्नोर नहीं करना है हमें? सो बेसिकली जो प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट की एक बीमारी होती है जिसको हम PPH बोलते हैं, ये यूजुअली 45 to 50 की एज के बाद होती है। ओके। तो उसमें जो प्रॉब्लम होती है, पेशाब बार बार जाना और रात में यूरिन के लिए बार बार उठना, पेशाब का फ्लो कम होना, टाइम ज़्यादा लगना और बाथरूम में काफ़ी समय लगना कि काफ़ी टाइम लग रहा है, आपको लग रहा है पेशेंट बाथरूम करने गया हुआ है और काफ़ी टाइम ले रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम इनिशियल सिम्टम्स होती हैं जब यूरिन की प्रॉब्लम, इस टाइप की प्रॉब्लम जब चालू हो और आपकी एज अगर 45 से ऊपर है तो ये सोचना चाहिए शायद प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट हो सकता है। तो इसमें फिर डॉक्टर के पास जाके उचित सलाह लेनी चाहिए। बट ये सिमिलर प्रॉब्लम पहले भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि ये सारी प्रॉब्लम 45 की एज के पहले नहीं हो सकती। रेयरली यू कैन हैव प्रोस्टेट प्रॉब्लम इवन बिफोर 45 एज। बट ये सारे इतने कॉमन सिम्टम्स हैं जैसे कि पेशाब बार बार आना, रुक रुक के आना। कुछ और भी बीमारियां होती हैं जो बिना प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट के भी इस प्रकार के सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो अगर आपकी एज 45 से कम है और यूरिन की ये सारी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको पेशाब में किसी और अन्य वजह से रुकावट हो सकती है, तब भी आपको यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है और सलाह लेना है। बट अगर आप स्पेसिफिकली प्रोस्टेट के बारे में बात करते हैं, स्पेसिफिकली ये 45 to 50 एज के बाद ये प्रॉब्लम चालू होती है और ये सारी सिम्टम्स आती हैं। और मान लीजिए अगर कई बार क्या होता है कि प्रोस्टेट अगर बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्टिंग है तो पेशाब के रास्तों को पूरी तरीके से दबा देता है। आपको मैं ये बताता हूँ कि जो प्रोस्टेट के बीच से पेशाब का रास्ता निकलता है, तो प्रोस्टेट जैसे जैसे बढ़ता है पेशाब का रास्ता दबता जाता है और जब ये बहुत ज़्यादा दबाव होता है धीरे धीरे पेशाब बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति में भी पेशेंट इमरजेंसी में आता है, पेशाब रुक जाती है, पेट फूल जाता है एंड देन इमरजेंसी में यू हैव टू पुट कैथेटर, पेशाब की नली डालनी पड़ती है। इन दैट केस फिर देन यू नीड अ सर्जरी। और ये सब चीज़ें इग्नोर्ड प्रॉब्लम की वजह से, जैसा आपने बताया कि मेल हेल्थ इग्नोर हो रही है, अब उसको काम में गया हुआ है लेकिन पेशाब की तकलीफ है, बार बार जाना पड़ रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जब तक प्रॉब्लम नहीं होती आप जाते नहीं हो। अल्टीमेटली वन फाइन डे पेशाब बंद हो जाती है, रुक जाती है, देन यू हैव टू कम टू द डॉक्टर एंड देन सर्जरी हैज़ टू बी डन। राइट। सर, आपने एक बात कही कि ये मोस्टली 40 से 50 साल के बाद होती है, तो ऐसे क्या हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में एज के साथ, या फिर कोई लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जो इसे इम्पैक्ट कर रहे हैं? बेसिकली लाइफ स्टाइल फैक्टर्स कुछ इम्पैक्ट होता है बट मोस्टली इट इज़ रिलेटेड टू एज। ऐसा देखा गया है कि 60 साल की एज में अराउंड 50 to 60% पेशेंट विल हैव अ प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट, जिसको हम BPH बोलते हैं। मोस्टली इसका रीज़न हार्मोनल होता है। तो लोकल प्रोस्टेट में कुछ हार्मोनल चेंजेस ऐसे होते हैं कि प्रोस्टेट की जो सेल्स होती हैं वो इनलार्ज होना चालू हो जाती हैं और जो इसकी ग्रोथ होती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पे डिपेंड होती है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का डायनेमिक्स प्रोस्टेट के अंदर चेंज हो जाता है, उसकी वजह से प्रोस्टेट हार्मोन, प्रोस्टेट का साइज बढ़ता है और उसकी वजह से पेशाब की तकलीफ चालू होती है। लाइफ स्टाइल इंटरवेंशन से बहुत ज़्यादा इसमें प्रोस्टेट एज सच BPH में कन्वर्जन नहीं आता, हाँ, लेकिन प्रोस्टेट कैंसर में डेफिनेटली लाइफस्टाइल मतलब इम्पॉर्टेंट हो जाती है, लाइक स्मोकिंग, हैवी वेट, ओबेसिटी, eating high carbohydrate diet, eating red meat. These are important things for prostate cancer, but not for the prostate enlargement. Prostate enlargement generally it happens, 50-60 age. It's you can think it is a part of a normal aging process. Okay. So it happens over the years. ओके सर, जैसे कि आपने बताया 50 से 60%, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। तो ऐसा कोई तरीका है जिसके थ्रू हम इस सिम्टम्स को घर में ही असेस कर लें और पता कर सके कि हमें प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है एंड डायरेक्ट यू कैन गो टू द कंसल्टेंट? तो बेसिकली घर पे जैसे कि मतलब यू कैन जस्ट एसेस कि पहले से आपको कोई यूरिन के सिम्टम्स अचानक से अगर आप बार बार रात में उठना चालू करें, पहले आप रात में नहीं उठते थे यूरिन करने के लिए, नाउ यू आर गेटिंग अप इन द नाइट 2 to 3 टाइम्स एंड यूरिन करने जो आप
फटाफट यूरिन करके आ जाते थे, बट नाउ यू आर टेकिंग मोर टाइम इन द बाथरूम, यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम इन द बाथरूम, तो दैट मीन्स कि यू माइट बी हैविंग अ प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, या आपको यूरिन इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है। तो ये सब इंडिकेट करते हैं शायद प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की प्रॉब्लम होती है। तो अगर इस टाइप के कोई सिम्टम्स आते हैं और आप नोटिस करते हैं देयर इज़ अ रिसेंट चेंज इन योर यूरिन बिहेवियर last 1 week, 2 week, or few months, then you visit urologist. They're simple test they can do, and they get to know what is the prostate size, prostate cancer वगैरह तो नहीं है, and there's simple treatment for the initial treatment. Not every patient requires surgery. You can give a medication and it gets treated. ओके, आपने कुछ टेस्ट के बारे में बताया, तो कुछ इन्फॉर्मेशन टेस्ट के बारे में देना चाहेंगे? सो बेसिकली सब प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के लिए जो सबसे पहला टेस्ट होता है दैट इज़ अ सोनोग्राफी, इन अदर वर्ड्स इट्स अल्ट्रासाउंड. सो सोनोग्राफी में बेसिकली पेशेंट हैज़ टू गो फुल ब्लैडर एंड डॉक्टर्स द रेडियोलॉजिस्ट डू द सोनोग्राफी. उसमें वो देखते हैं बिफोर एंड आफ्टर पासिंग यूरिन कितना यूरिन आप स्टोर कर रहे हो, कितना यूरिन बच रहा है, एंड ऑन फुल ब्लैडर दे चेक द प्रोस्टेट साइज. So you can see the prostate on a per abdominal sonography. Right. Through the abdomen you can do a sonography, and we can assess the prostate size. Normal prostate size is around 10 to 15 gram or 20 gram. If it is more than 20 gram, that means that there is a prostate enlargement. So mild prostate enlargement is around 20 to 40 gram. Moderate prostate enlargement is around 40 to 60 gram, and in the grade 3 prostate enlargement is more than 60 to 80 gram, but sometimes you can get a prostate even up to 100, 150, 200 size. I have operated even in 220, 230 gram prostate, and I remember I have operated even 270 gram prostate once in a while. So it can vary from 15 to 20 gram to 270 gram. But I must tell you one thing, it is not only about the size. ऐसा नहीं है कि 100 ग्राम का प्रोस्टेट है तो आपको सिम्टम्स होंगे ही या आपको सर्जरी होगी. कई बार क्या होता है कि हमारे पास 70 ग्राम, 80 ग्राम, 100 ग्राम प्रोस्टेट साइज़ के भी पेशेंट आते हैं, बट दे डू नॉट हैव एनी सिम्टम्स, क्योंकि उनकी एनाटमी या स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि यूरिन आराम से निकल जाता है. तो वी जस्ट गिव मेडिकेशन टू रिड्यूस द प्रोस्टेट साइज. एंड सम टाइम वी गेट पेशेंट्स विद 20 to 30 ग्राम प्रोस्टेट. इनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, एंड वी हैव टू डू इंटरवेंशन, वी हैव टू डू सर्जरी और लेजर सर्जरी और यूरोलिफ्ट प्रोसीजर. Right. So first investigation is sonography, and second investigation we do a uroflowmetry. Right. In uroflowmetry, patient has to hold the urine, full bladder, and go to a machine. It is a funnel shaped machine is there, and he has to pass urine in that machine. And as soon as he passes the urine, you get the graph, how much is the flow rate. You get a graph time versus how much urine has passed. So it tells us about what is the peak flow rate, what is the voided volume, how much patient has passed urine, and in what time they have passed urine. So it gives the objective assessment कि भी actually मुझे patient बोल रहा problem, but uroflowmetry से objective assessment होता है कि कितनी problem है. So this was the second test. Third test is serum PSA test. Right. Serum PSA test is a test which is done by the blood. It is to rule out the prostate cancer. So prostate cancer is one of the most common cancer in male. It is a leading cause of death. It is second leading cause of death in male all over the world. So by doing a simple blood test, PSA test, we get to know whether the prostate cancer is there or not. If it is enlarged, then we do a other test also to rule out the prostate cancer, like MRI, PET scan, prostate biopsy. So these are the three basic tests. Apart from that, we do some other tests also. But if for viewers, I think what is important to know about the sonography, flowmetry, and a PSA test. These are the three most important tests which we do for diagnosing the prostate conditions. Right. सर, एक IPSS स्कोर के बारे में भी हमने सुना है, कैसे इसको टेस्ट करते हैं, क्या रेलेवेंस है इसका? बेसिकली IPSS का मैं पहले फुल फॉर्म बता दूं. व्हाट इज IPSS? IPSS इज इंटरनेशनल प्रोस्टेटिक सिम्टम स्कोर. बेसिकली रूटीन क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है. इट इज़ बेसिकली फॉर रिसर्च पर्पस. बट इफ़ यू गो टू US एंड UK, इवन इन द क्लिनिक दे कंपेयर द IPSS स्कोर. उसमें बेसिकली 7 पॉइंट्स होते हैं, लाइक फ्रिक्वेंसी, अर्जेंसी, नॉक्चूरिया मीन्स रात में कितने बार पास कर रहे हैं यूरिन, how much they are straining, how much they are uncomfortable with the life. They have 7-8 points. On that they score from 0 to 5, and then they calculate from 5 to 35 what is the score, and according to that they categorize into mild, moderate, and severe urinary problems.
But for routine clinical practice in India, most of the 99.9% of the urologists, they don't use it. It is mainly for the research purpose. When you are using, when you are comparing two modalities of treatment or two medication, then you Then need to only it is used. IPSS is not Okay. is not of much use. सर जैसे जब भी कोई प्रॉब्लम जेनरिकली होती है, जैसे 50 से 60% आपने कहा, तो एक आदत बन जाती है लोगों की अपने आसपास से पूछ के ही ट्रीटमेंट कर लेना। किसी पहचान वाले को अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो उसका ट्रीटमेंट कॉपी कर लिया, कुछ यूट्यूब वीडियो आपने देख लिया और दवाइयाँ लेना शुरू कर दी। कितना रिस्की हो सकता है ये? तो ये सवाल भी एक्चुअली बहुत सही पूछा। अभी तक तो सिर्फ गूगल और यूट्यूब थे, अब तो चैट जीपीटी और जेमिनी भी आ गए हैं। वो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि कई बार लगता है पेशेंट को ज़्यादा नॉलेज है हमसे, हमें भी जाके चैट जीपीटी जैसे ही सर्च करना पड़ता है। तो बेसिकली सेल्फ मेडिकेशन इज़ ऑलवेज हार्मफुल बिकॉज when you see the patient, it is not only the prostate size, you take the other history also, उनको और क्या क्या कोमोबिटीज़ है, यू डू अ डिजिटल एग्जामिनेशन ऑल्सो। सो गूगल एंड चैट जीपीटी दे कैन नॉट डू एग्जामिनेशन, यू कैन फीड देम द reports, they will suggest you, but they cannot see you, they cannot touch you, they cannot do a physical examination, right? They cannot do your uroflow test, right? And so self medication is always harmful. So if you have any problem, you can take suggestion from social media, you can take a cue, but always visit a specialized person, because you might miss or you might take a wrong medication which may be harmful, right. because these medicines have side effects, although very less side effects, but sometimes they can have a very serious side effects. So always you consult your doctor, then only you take medications. सर ट्रीटमेंट में आपने जैसे BPH बताया, तो क्या ये हर पेशेंट के लिए सेम काम करता है या कोई फैक्टर्स हैं जिसको कंसिडर करते हैं आप लोग? एज हो गया, मे बी ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज़ है किसी को, तो क्या ये वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट? या डेफिनेटली, बिकॉज जब आप किसी भी पेशेंट को ट्रीट करते हो तो कई सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज़ तो नहीं है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तो नहीं है, लो बीपी तो नहीं रहता, हाई बीपी तो नहीं रहता। तो एक बात बताऊं, जो भी ये BPH की मेडिकेशंस आती हैं, इनको हम अल्फ़ा ब्लॉकर्स बोलते हैं, एंड दीज आर द सेम मेडिकेशन इन अ डिफरेंट फॉर्म विच आर यूज टू रिड्यूस द ब्लड प्रेशर। तो जितने भी BPH मेडिकेशन, सबसे करीब 5 to 10 mm ऑफ मर्करी ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। समटाइम वी स्टार्ट द मेडिकेशन, पेशेंट को चक्कर आ जाता है, गिर जाता है, एंड देयर आर अदर साइड इफेक्ट्स ऑल्सो। सो वी हैव टू टेक कि पेशेंट को पहले से BP की मेडिकेशन तो नहीं है, या BP लो तो नहीं रहता, 100/70 रह रहा है, तो वी वोंट स्टार्ट देम और वी विल चेंज द मेडिकेशन। नहीं तो आपने BP मेडिकेशन, आपने अगर प्रोस्टेट मेडिकेशन की, BP गिर जाएगा, पता चला रात में चक्कर खा के गिर गया, हेड इंजरी होगी। मतलब दिस हैपेंस once in a while, it happens. Out of 100 patients, 1 or 2 patients will have a fall if you don't take a proper history. So definitely we have to take a history proper, we have to do a proper clinical examination, then we decide about the treatment. और उसमें 2 प्रकार के ट्रीटमेंट होते हैं। मेडिसिन में भी अल्फ़ा ब्लॉकर होता है, और एक मेडिसिन होती है जो प्रोस्टेट साइज़ कम करने के लिए होती है, जिसको हम 5-alpha रिडक्टर्स इन्हिबिटर बोलते हैं। तो दोनों कब देना है वो प्रोस्टेट साइज पे डिपेंड करता है, BP पे डिपेंड करता है, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। सो इट इज़ बेटर टू बी लेफ्ट टू द स्पेशलिस्ट। यू कैन टेक अ हेल्प from the chat GPT whether doctor has given right medication or not, you can check on your doctor, but you have to ultimately consult your doctors. राइट सर, अब सर्जरीज की बात करते हैं। एक टर्प सर्जरी होती है TURP, जिसे एक गोल्ड स्टैंडर्ड सर्जरी कहा जाता है, इसके बारे में कुछ आप हमें बताएंगे? सो बेसिकली ऐसे पेशेंट्स जिनको BPH की वजह से बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स हो रहे हैं और मेडिकेशंस आर नॉट हेल्पिंग, या पेशाब बंद हो गया हो, या ब्लैडर में स्टोन बन गए हो, या पेशाब में खून आ रहा है, तो दीज आर द इंडिकेशन इन विच वी हैव टू डू सर्जरी। देन मेडिकेशन वोंट हेल्प, तब मेडिकेशन का काम ख़त्म हो जाता है। तो इसमें जो सबसे कॉमन सर्जरी आज भी वर्ल्ड वाइड इंडिया में सबसे कॉमन टर्प या TURP सर्जरी करते हैं। TURP का जो फुल फॉर्म है, दैट इज़ ए ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। ट्रांस यूरेथ्रल मीन्स थ्रू द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा मीन्स जो पीनिस के थ्रू यूरिन का पाइप जाता है, दैट इज़ यूरेथ्रा। तो यू गो थ्रू द यूरेथ्रा, वी रीच अप टू द प्रोस्टेट, एंड एंडोस्कोपिकली वी जस्ट कोर आउट इनसाइड द प्रोस्टेट। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं जैसे सपोज संतरा है, ऑरेंज है, ऑरेंज का छिलका रह गया और अंदर अंदर के आपने सारे
हल्क Okay. निकाल लिए तो सिर्फ छिलका रह जाएगा, तो वो पूरा स्पेस क्रिएट हो जाएगा। तो पीछे ब्लैडर है, इधर पेशाब का रास्ता है, ये प्रोस्टेट है, तो आप पेशाब के रास्ते से जाके पूरा कोर आउट करके सिर्फ छिलका छोड़ देते हो। Right. तो दैट इज़ अ TURP। TURP में क्या है, छोटे छोटे पीस करके हम उसको पूरा निकाल देते हैं प्रोस्टेट को, उससे फ्लो बढ़िया हो जाता है एंड पेशेंट हैज़ वेरी वेरी गुड फ्लो। ऑल दो TURP में कुछ इश्यूज हैं, बट डेफिनेटली इट इज़ स्टिल मोस्ट इकोनॉमिकल एंड स्टिल इट हैज़ अ गुड रिजल्ट। राइट सर, एक और सर्जरी के बारे में काफ़ी हमने सुना है, लेज़र होलैप सर्जरी। या सो सुनने में तो काफ़ी एडवांस लगती है बिकॉज देयर इज अ लेज़र वर्ड अटैच टू हाँ। इट। क्या इसके बेनिफिट्स हैं या एज सच कोई रिस्क हैं? बेसिकली होलेप जो है उसकी भी टेक्निक थोड़ी TURP से मिलती है, बट एनर्जी सोर्स चेंज हो जाता है और थोड़ी टेक्निक चेंज होती है। जैसे इसमें TURP में भी पेशाब के रास्ते दूरबीन से जाते हैं, होलेप में भी पेशाब के रास्ते दूरबीन से जाते हैं। TURP में इलेक्ट्रिकल करंट से छोटे छोटे पीस करके निकालते हैं। होलेप में होल्मियम लेजर मशीन यूज होती है, उससे प्रोस्टेट को जो है पूरा ऐसे इन्यूक्लिएट कर लेते हैं, मतलब सिंगल पीस इन्यूक्लिएट करके वी पुश इनटू द ब्लैडर एंड देन वी मॉर्सिलेट इट। मॉर्सिलेट मीन्स एक मशीन होती है, फिर दोबारा डालते हैं, उससे छोटे 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 पीस कुतर के, जैसे चूहे कुतरते हैं ना, वैसे उसको सक कर लेता है पूरा। तो दैट इज़ होलेप, दैट इज़ अ टेक्निकल थिंग, बट थ्योरेटिकली इट हैज़ एडवांटेज दैट उसमें ब्लीडिंग थोड़ी कम होती है एंड रिकवरी बेटर होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रेट कम होता है, बट इट इज़ ऑल थ्योरेटिकल। इवन इन द TURP वी हैव नेवर एवर ट्रांसफ्यूज ब्लड। होलेप का थोड़ा एक इशू, थोड़ा सा लीकेज या इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम, इट इज़ मोर इन होलेप, एंड दीज टू प्रॉब्लम्स ऑल्सो हैव some sexual side effects also. Okay. Like both in HOLEP and TURP, they will lose ejaculation. Like suppose young patient है 50-55 में, ejaculation when patient is having intercourse, ejaculation is also important part of this sexual function. So they lose ejaculation in almost 100% of the patient. They will lose ejaculation after Okay. TURP and after HOLEP. And HOLEP they might have a transient leakage of urine, and some definite amount of the patient will have a permanent incontinence also. So these are the two drawback of these procedure, but still TURP is the the most common procedure performed. सर, आपका काफ़ी रोबोटिक एडवांस सर्जरीज में भी एक्सपीरियंस है, तो जी। कौन सी रोबोटिक सर्जरी आप सजेस्ट करते हैं, या फिर जिसमें सबसे कम रिस्क्स हैं एज वेल एज जिनका सेक्सुअल फंक्शनैलिटी भी मेंटेन रहे? सो अच्छा जी, आपका डाउट सही है। बहुत सारे लोग जो नॉर्मल प्रोस्टेट इलाजमेंट को लेके आते हैं और हमसे रोबोटिक सर्जरी कराना चाहते हैं, बट टू टेल यू फ्रेंकली, नॉर्मल प्रोस्टेट इलाजमेंट या BPH के लिए रोबोटिक सर्जरी इज़ नॉट मेड। सो रोबोटिक सर्जरी इज़ नॉट फॉर नॉर्मल BPH, इट इज़ फॉर प्रोस्टेट कैंसर. Very rarely, if the prostate is very big, 200-300 gram, then you can do a robotic prostate removal. For a practical purpose, जो रोबोटिक सर्जरी है प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट में किया जाता है, उसको हम रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेट सर्जरी कहते हैं। जो BPH के पेशेंट जिनमें पेशाब बंद हो जाता है, रुक जाता है, इसमें जो भी प्रोसीजर होते हैं मोस्टली पेशाब के रास्ते से होते हैं। तो ऐसा रोबोटिक सर्जरी का नॉर्मल प्रोस्टेट इलाजमेंट में बहुत ज़्यादा रोल नहीं। कई बार पेशेंट आते हैं रोबोटिक कराना चाहते हैं, बट आपको मैं बता दूं कि इसमें रोबोट का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, मतलब नॉर्मल प्रोस्टेट इलाजमेंट। दे अदर minimally invasive technique which are better in this thing BPH या प्रोस्टेट इलाजमेंट। ठीक है, तो सर ये कौन सी फिर सर्जरीज हम जो कंसिडर कर सकते हैं हमारी ऑडियंस, जिसमें उनकी सेक्सुअल फंक्शनैलिटी भी प्रिजर्व्ड रहे एंड दैट इज सेफ आल्सो? सो इसमें क्या है, अभी लास्ट 1 to 1.5 years में देयर आर सम न्यू टेक्निक्स विच हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, एंड इसमें से एक यूरोलिफ्ट करके जैसे प्रोसीजर है, अभी हमने रिसेंटली कई सारे केसेस किए हैं और रिजल्ट भी अच्छे रहे हैं। तो ये सारे प्रोसीजर US और UK में तो काफ़ी दिनों से हो रहे थे, बट अभी last 1 year में they have been introduced into the India, and many hundreds of the patient have been operated with good results. So basically यूरोलिफ्ट प्रोसीजर जो होता है TURP और होलेप से थोड़ा अलग होता है। जैसे TURP और होलेप में मैंने बताया प्रोस्टेट टिश्यू को काट के निकाल दिया जाता है, ईदर विद इलेक्ट्रिकल करंट और विद द लेजर। इन यूरोलिफ्ट देयर इज नो कटिंग, ओके, नो बर्निंग, नो हीटिंग, and there's no bleeding also, there's hardly any bleeding, and it is a day care procedure. आप same day discharge हो सकते हो। Like in TURP we keep the patient for 2 days. In HOLEP also हम 2 दिन तक भर्ती रखते हैं उनको, 2 दिन तक कैथेटर रहता है।
In these newer procedure, the procedure time is also short. जैसे यूरोलिफ्ट हार्डली इट टेक्स 15 to 20 मिनट टू परफॉर्म. इट इज़ अ डे केयर सर्जरी, सेम डे आओ सेम डे चले जाओ. एंड मेनी टाइम वी डू नॉट पुट द कैथेटर ऑल्सो. जैसे TURP होलिप में नली डालना पड़ेगा, 2 दिन तक रहना ही पड़ेगा. कई बार पेशेंट्स को नहीं पसंद आता कि नली रखना है. तो इन यूरोलिफ्ट समटाइम यू डोंट हैव टू पुट द कैथेटर, या रखना भी पड़ा तो 1 दिन के रखना पड़ा. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यंग पेशेंट इज देर इज़ अ प्रिजर्वेशन ऑफ इजैकुलेशन. जो मैंने बताया था कि जो यंग पेशेंट आजकल लोग दे आर वेरी सेक्सुअली कॉन्शियस कि दे वांट टू प्रिजर्व देयर मैनहुड, ऑल्दो दे माइट बी हैविंग इरेक्शन, बट इजैकुलेशन इज ऑल्सो विच इज एसोसिएटेड विद देयर मैनहुड. तो दे वांट टू प्रिजर्व द इजैकुलेशन. मतलब आप ये नहीं सोच सकते हो कि पेशेंट की एज 65 है 70 है तो दे डोंट वांट टू प्रिजर्व इजैकुलेशन. दे वोंट टेल यू बट दे वांट इट. So we have to give them an option कि these are the option you can choose. So Eurolift one such procedure, इनमें ejaculation भी preserve होता है. Although result wise they are as good as TURP and HOLEP, durability थोड़ा less है. Like in TURP is still gold standard. At the end of 5 year, almost 95% of the patient will not have any problem. With the Eurolift, almost 85 to 95% of the patient will have a very good flow rate. एंड एडवांटेज यूरोलिफ्ट का यही है कि इसमें आपको डे केयर सर्जरी रहती है, ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती, कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होती, सेक्सुअल फंक्शन प्रिजर्व रहता है. सर काफ़ी सुनने में आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट सेफेस्ट ऑप्शन जो अभी तक हमने Yeah. डिस्कस किया है. तो क्या ये सारे पेशेंट्स के लिए सूटेबल है या फिर अगेन आपको कंसिडर करने पड़ते हैं फैक्टर्स? नहीं, इसमें भी क्या न्यूअर टेक्निक्स में कुछ और भी टेक्निक्स हैं, जैसे रेजम है, आईटिंड है. बट आई थिंक व्हाट आई हैव फाउंड, बिकॉज आई हैव डन ऑल द थिंग्स, रेजम ऑल्सो आई हैव डन, this is also a good procedure. But what I found Eurolift to be good procedure, because इसमें there is not much catheterization or no catheterization or 1 day catheterization. In other techniques there is a heating of the tissue. Sometimes you have to put a catheter for long. There is a lot of burning in the urine. In Eurolift these problems are not there. It is a very simple procedure, right? So इसमें there is no heating is involved. So you just push the prostate outside, क्या what happens, this is suppose this is a prostate and urine pipe is going through this and it is compressing over the urine pipe. What does the Eurolift done? It does compresses the urethra outward. It does not remove the prostate. If you do a sonography, the prostate size would be same, but it removes the obstruction. Okay. So they will have a better flow rate. And at the end of 5 year also, almost 85 to 95% of the patient will have a good flow rate. But you should see the trade-off also. They are preserving their ejaculation. Right. It is a day care. Right? If there's any problem, you can get a repeat procedure done. But you have to give option that it is sexually, more appealing to get a Eurolift done. सर अब थोड़ा यूरोलिफ्ट डिवाइस के बारे में बात करते हैं. So definitely, I think when we are getting some procedure done, we need to see what is the device, because this is a new device. So I have brought the device Okay, in the great. studio. I'll show you the device. Can I have a device? So this is the device. This looks like a gun. ठीक है. So this is a Eurolift device. You can see. So Eurolift is, you must be written here, the Eurolift. So basically इसमें क्या होता है कि पहले मैं आपको सिंपल बताता हूँ. इसमें एक स्टेपलर फायर करना होता है और स्टेपलर से टिश्यू कंप्रेस हो जाता है. तो जैसे मैंने बताया था, प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट के थ्रू यूरिन की पाइप जा रही है, तो वो यूरिन के पाइप के थ्रू ये डिवाइस जाती है. एंड व्हेन यू प्रेस द हैंडल हियर, इट फायर्स अ निडल विच गोज आउटसाइड द प्रोस्टेट, एंड उस निडल से थ्रेड अटैच होता है. एंड देन व्हेन यू फायर इट अगेन, इट टाइटेंस दैट थ्रेड. सो उससे क्या होता है, टिश्यू जो होता है पूरा कंप्रेस हो जाता है, तो ल्यूमेन वाइड हो जाती है. इट इज़ लाइक पिंचिंग इफेक्ट. Okay. There is a prostate, it pinches the prostate. So there is a one needle which goes outside the prostate, there is one needle which is inside the prostate. उसके बीच में थ्रेड होता है, और जब अभी इसको टाइट करते हो तो वो थ्रेड खिंचता जाता है एंड यू मैक्सिमली पुट इट एंड देन यू कट द थ्रेड, तो इट पिंचेस द प्रोस्टेट, तो ल्यूमेन वाइड हो जाती है. तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक डिवाइस में एक ही पिन होती है. तो इसमें हम पहले पेशाब के रास्ते सिस्टोस्कोप डालते हैं. सिस्टोस्कोप मतलब द डिवाइस विच कैन सी इनसाइड द यूरेथ्रा. तो सिस्टोस्कोप डालते हैं, वी सी हाउ इज़ द प्रोस्टेट, हाउ बिग इज़ द प्रोस्टेट, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द प्रोस्टेट, हाउ मच इज़ द ल्यूमेन, एंड उससे ये डिसाइड करते हैं कि कितने फायर लगेंगे, बिकॉज वन डिवाइस इज़ वन फायर.
So we see how much fire would be needed. Usually for a roughly 40 gram prostate, you will need a 2 to 4 fire, because this is a costly device, and each device has around good amount of the cost, and जितनी ज़्यादा डिवाइस यूज होगी उतना ज़्यादा कॉस्ट बढ़ भी जाता है. तो वी एसेस द प्रोस्टेट साइज, प्रोस्टेट की एनाटमी उस हिसाब से फायर करते हैं, और देन वी पुट इनसाइड द प्रोस्टेट, वी अलाइन on the prostate, press over the prostate and we fire it. On single fire, the one needle goes outside, and then we push the prostate inside, and then we tighten the thread. And after tightening thread, we fire it again so that the second needle is deployed. So it cinches the prostate, it squeezes the prostate, it opens the lumen. So we do on one side and we do the other side, one above, one other. So around 3 to 4, 5 punches we do, and it opens the lumen. This is how the Urolift done. It's basically a mechanical device. So it is not cutting the tissue, it is not burning the tissue, it is not heating the tissue, and because it's a simple needling, we are not cutting, there is no bleeding. There might be some bleeding when patient is on antiplatelet agent, means कई सारे कार्डियक पेशेंट या हार्ट वाले पेशेंट होते हैं जिनको खून पतला करने की दवाई चल रही होती है, उनमें भी ये काफ़ी सेफ है क्योंकि एक सिंगल निडल है, right. तो स्पेशली सेफ है. दूसरा इसमें यू कैन डू इवन विदाउट एनेस्थीसिया, मतलब इसमें चूँकि इट्स अ वेरी शॉर्ट प्रोसीजर, 15 टू 20 मिनट प्रोसीजर, देयर इज़ नो हीटिंग इन्वॉल्व, सो आप लोकल एनेस्थीसिया में भी कर सकते हो. सो एक जो मैं बताना भूल गया, जो सेक्सुअल फंक्शन का तो मैंने बताई, इसमें ये कि हाई रिस्क पेशेंट्स के लिए भी अच्छा है. सपोज कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं 60 एज, 70 एज, 80 एज, तो उनमें आप एनेस्थीसिया बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते बिकॉज देयर इज़ रिस्क. तो यू कैन डू इवन अंडर लोकल एनेस्थीसिया, यू कैन मेक देम कैथेटर फ्री, नहीं तो वो क्या कैथेटर लगा के पड़े रहेंगे, they will be dependent on catheter. So these new therapies are good because it can be done under local anesthesia. There are some other devices also, other minimally invasive technique which use heating. It's very difficult to do under local anesthesia when you are heating the prostate tissue. It doesn't heat, so it can be done under local anesthesia also. This is how the Urolift works. सर हर डिवाइस की जैसे लिमिटेशन होती है, तो क्या इस डिवाइस की कोई लिमिटेशन है? डज इट वर्क ओनली फॉर स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोस्टेट्स, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डज इट रिजल्ट इन फेलियर, मतलब अगर आपने ट्रीट करने की कोशिश की और नहीं हुआ? Yeah, so that is I think very intelligent question because आपको भी पता है कि हर चीज़ में आप 100% पास नहीं हो सकते, एवरीथिंग हैज़ ए लिमिटेशन. सो दिस डिवाइस एंड दिस प्रोसीजर ऑल्सो हैज़ ए लिमिटेशन. इट कैन नॉट बी डन इन ईच एंड एवरी पेशेंट. लाइक प्रोस्टेट साइज इज ए लिमिटेशन. यू कैन नॉट डू इन वेरी बिग प्रोस्टेट, लाइक अगर मान लो 80 ग्राम से ज़्यादा बड़ा प्रोस्टेट, तो यू विल हैव लॉट ऑफ टिश्यू, सो यू कैन नॉट कंप्रेस इट. ओके. So this device will not be working. So in patient who have 100 gram prostate, 120 gram prostate, we don't offer this device. For those patients, the routine procedures like TURP and HOLEP, these are good. For the regular 30 to 80 gram prostate, this device works well. But even then, in those prostate, there are something like there should not be any median lobe, like there are median lobe sort of things in the prostate which should not project into the bladder. If there is a large median lobe, how to explain median lobe? Because it's a part of the prostate which project into the bladder. So if it is too much, this device does not work. So we have to do a cystoscopy. We have to first inspect the prostate by doing a cystoscopy. How does the prostate looks from inside? And then we decide whether to do a Urolift or not. Right? So large median lobe usually we avoid. That we can know by even sonography. Right? So there is a subset of the patient in which it works very well. But if you're not doing it properly, it may result into the failure. It may result into the complications. Right? So if you are not selecting patient well, it may result into failure. Right. Right? So otherwise this device works well. ओके, ग्रेट. सर हमारा एक छोटा सा और सेक्शन है जो हमारी ऑडियंस जिसके बारे में आपसे बात करना चाहती है, वो है सेक्सुअल वेलनेस. पिनाइल इंजुरीज़ के केसेस भी आई थिंक आपके पास काफ़ी आते होंगे. उससे रिलेटेड आप कुछ प्रिकॉशंस हमारी ऑडियंस को बता सकते हैं कि उनका सेक्सुअल हेल्थ भी अच्छा चले एंड दे आर अवॉइडिंग इंजुरीज ऑल्सो. So penile injury is basically as a urologist it's a broad topic, but I'll tell you कि किस टाइप की penile injury सबसे कॉमन आती है. ठीक है, एक तो penile injury जो होती है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, penis trauma हो गया, that is a different kind of, that's a rare thing. Okay. The most common penile injury what we get is a frenulum tear.
मतलब पेशेंट इज हैविंग इंटरकोर्स एंड सडनली ही देयर इज अ ब्लड ऑल ओवर द बेड. So that is मतलब so much of blood that patient gets frightened. इतना blood आता है कि मतलब पूरा बिस्तर गीला हो जाए and then he rushes to the hospital. That is known as frenulum tear. अब frenulum मैं आपको बताता हूँ बेसिकली क्या होता है. frenulum का फट जाना हिंदी में. frenulum मतलब ये होता है जो penis की जो अंडर सरफेस होता है उसमें जो फोर स्किन होता है आगे की तरफ अटैच होता है. एक अगर देखेंगे कि एक पतला सा फिल्म जैसा रहता है. या मैं दूसरे एग्जांपल से जैसे दूँ, जैसे अपनी टंग है, टंग आप ऊपर करें ऐसे तो यहाँ पे एक ऐसा वर्टिकल सा एक आपको मतलब एक फिल्म जैसी दिखेगी like this. So that is known as frenulum. So anywhere in the body in which there is short attachment like this, that structure is known as frenulum. So penis also has a frenulum. So some patient have a short frenulum. The frenulum is more toward the the hole of the urinary hole. So when the patient has a intercourse first or second time when he is newly married, he can have a frenulum tear and they can have profuse bleeding. So in that case, and in those patients, sometimes we have to operate and do a frenuloplasty, and sometimes bleeding may stop on own. That is the most common penile injury. I think that should be useful to your audience, because many of these will be experiencing or might have experienced. Second most common penile injury is दिस चेन इंजरी. जैसे पैंट की चेन बंद करते समय इंजरी हो जाती, पीनिस फंस जाती. बट दोज हैव बिकम वेरी रेयर, बिकॉज पहले क्या होता था, मतलब जो छोटे बच्चे आते थे, बिकॉज दे डोंट यूज टू वेयर अंडरवियर, बट अब अंडरवियर छोटे बच्चों से ही चालू हो जाता, तो वो भी अब चेन वाली इंजरी बहुत कम आ गई, बट दैट कैन हैपन. एंड थर्ड मोस्ट कॉमन इज साइकोलॉजिकल इंजरीज. दे आर साइकेट्रिक पेशेंट्स, दे इंसर्ट rings over the penis, they insert wire inside the penis, they insert pen inside the penis. These are the weird things. मतलब बताने में भी मुझे अजीब से लग रहा है, but these ये भी patients हमारे पास आते हैं इस टाइप का. Sir, I'm trying to understand the psychology of a young man who's maybe ready to get married और उन्हें पता चलता है कि उनको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है. काफ़ी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी हो सकता है नोइंगली कि एक सेक्सुअल वेलनेस को भी इम्पैक्ट करेगा उनकी लाइफ में. सो आई थिंक मेरे ख्याल से दो चीज़ें हम कंफ्यूज कर रहे हैं, सेक्सुअल वेलनेस और प्रोस्टेट. तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, प्रोस्टेट में प्रॉब्लम है दैट डज नॉट एक्चुअली मीन कि सेक्सुअल प्रॉब्लम होगी. ओके, बोथ थिंग्स आर डिफरेंट. तो अगर कोई बंदा अगर शादी करना चाहता है तो मुझे लगता है कि इसके बारे में मतलब प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली कंसल्ट करें, बट बोथ द थिंग्स आर डिफरेंट. और 25-30 साल के एज में यूजली प्रोस्टेट प्रॉब्लम नहीं होती है, तो प्रोस्टेट के बारे में तो सोचना नहीं चाहिए. इवन प्रोस्टेट कैंसर की भी हिस्ट्री है, तो दैट यूजली हैपन्स आफ्टर 40 ईयर्स. रेयरली इट कैन हैपन अर्ली. तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए. हाँ, सेक्सुअल इश्यूज़ हैं तो यू कैन कंसल्ट इट सेपरेटली. जो भी चीज़ें हैं मोस्ट लाइकली इट इज़ अ साइकोलॉजिकल रहता है. जो भी सेक्सुअल इश्यूज़ होते हैं यंग मेल में, इट इज़ अ साइकोजेनिक. एक्चुअल में कुछ प्रॉब्लम निकलती नहीं है. तो यू नीड अ काउंसलिंग एंड सम मेडिकेशन एंड दैट्स थिंग. क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में के ज़माने में क्या है कि इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो है एंड लोग इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं कि इवन जो आपने पहले कहावत सुनी होगी ना कि राई का पहाड़ बना देना, तिल का ताड़ बना देना, तो वही होता है कि एक बार प्रॉब्लम हुई तो उनको लगता है अब तो गए, अब कुछ हो ही नहीं सकता. तो आई थिंक अगर इस टाइप के अगर आप किसी चक्कर में फंसे हुए हैं कि एक बार यू हैड सम थॉट एंड कुछ प्रॉब्लम हो रही है एंड यू आर ओवर थिंकिंग, यार मेरे को ऐसा होगा, शादी के बाद प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी, तो बेटर यू कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट. बिकॉज मेनी अ टाइम सिंपल काउंसलिंग से ही बात ख़त्म हो जाती है. अब चूँकि आप सेक्सुअल हेल्थ की बात कर रहे हैं तो मैं जस्ट एक चीज़ शेयर करूँगा. हमारे पास ऑलमोस्ट हर हफ्ते 2-3 पेशेंट ऐसे होते ओपीडी में, दे कम विद द कि पीनिस शॉर्ट हो गया. अब वो सोशल मीडिया में ही होता है शॉर्ट पीनिस, बट हम फिर देखते हैं मतलब तुम्हारा तो बहुत ही बढ़िया है. तो वी जस्ट हैव टू टेल देम कि भाई नहीं, इट इज़ ओके. बट वो सोचते रहेंगे उस चक्कर में पूरा उनका एंग्जाइटी डिप्रेशन भी हो जाता है. तो देन वी हैव टू टेल देम भाई हमारा काम ही, वी सी डेली कि व्हाट इज़ द नॉर्मल साइज, व्हाट इज़ एबनॉर्मल साइज. Just simply telling them it removes the anxiety and depression. So you should consult if there are any issues concerning the sexual health, because most of the time there is no problem. It's just about overthinking. There is no problem at all. Right. सर हमारा ये जो सोशल मीडिया का टॉपिक आपने उठाया है, इसमें आई थिंक द मेन रीजन वाई इट इज यंग पीपल आर गेटिंग एक्सेस टू पॉर्न वेरी इजीली. सो आई थिंक दिस इज सेटिंग द रॉन्ग एक्सपेक्टेशन फॉर देम. डेफिनेटली. अब आपने पॉर्न की बात की है तो मैं एक और बताता हूँ जो बहुत कॉमन लोग कंप्लेंट लेके आते हैं. शॉर्ट पीनिस का तो बताया,
दे कम विद द हिस्ट्री ऑफ प्री मैच्योर इजैकुलेशन Right. और टाइमिंग बहुत कम है. तो वही प्रॉब्लम ये है कि देयर सो मच ऑफ पॉर्न अवेलेबल, दे कंपेयर देयर परफॉर्मेंस विद द पॉर्न, बट दोज आर एडिटेड वीडियोज. सो Right. वी हैव टू टेल देम कि ये पॉर्न बंद करो देखना. यू आर कंपेयरिंग yourself with the actors. You cannot compare with your, yourself with the Amitabh Bachchan who takes 10 retakes. Maybe he doesn't take retakes, but it's all edited videos. So we have to tell this is in real life it doesn't happen कि आपको मतलब you can go on and go on, and if you're going for 2 3 4 minutes, that is okay. Less than 1 minute is a problem, but even then that can medication you can take it. So it's basically people come with unrealistic expectation because of information overflow, availability of the porn, social media information, Instagram आजकल तो और भी ख़राब हो गया है. Right. सर आपके कोई एक्सपीरियंस में ऐसा कोई केस आप हमसे शेयर करना चाहते हैं दैट हैज़ स्टक विथ यू? अब इसमें देखो, मेरे पास ये सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड नहीं है, प्रोस्टेट कैंसर से रिलेटेड है. सो बेसिकली around 1 year back I saw a patient whose age was just 42 years and who had 2 small kids, and he was diagnosed with a prostate cancer. और जब डायग्नोज हुआ तो it has already spread all over the body, and it was a very aggressive form of the cancer, and फिर कोई ट्रीटमेंट का कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ा. he died after a year or 2. and what I remember, उसको 6-7 महीने 8 महीने पहले डायग्नोज हो गया था. and there was a fight in the family. wife wanted proper treatment, going to a doctor, specialist, surgeon, oncologist, getting a proper treatment, while father was after alternative treatment. So he pursued alternative treatment. Meanwhile, the cancer progressed and he died. So this really shook me. एक तो पहली बात, बहुत young patient था, and I used to see him, and whole family was devastated, and I could see his wife and the patient's father fighting with each other कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया. तो पूरा फैमिली डायनेमिक. अब क्या होता है, फैमिली में एक कोई भी बीमार पड़ता है तो पूरी फैमिली तबाह हो जाती है. तो उनकी तो फैमिली तबाह हुई गई. बट ये चीज़ से मुझे ये लगा कि जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का जो बाज़ार है ना अपने इंडिया में, दैट इज़ एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग द एक्चुअल ट्रीटमेंट. तो ये बहुत बड़ा बाज़ार है, इसके बारे में डेफिनेटली कुछ ना कुछ होना चाहिए. लोग अल्टरनेटिव मेडिसिन के चक्कर में पता नहीं कहाँ से कहाँ जाते हैं. और मैं आपको एक और स्टोरी शेयर करना चाहूँगा. मैं सेकंड स्टोरी भी शेयर करी. तो कैंसर का था. सेक्सुअल हेल्थ पे है ना आपका प्रोग्राम, जस्ट मुझे याद आया सेक्सुअल हेल्थ पे. तो ये स्टोरी तो मैंने बता दी. एक पेशेंट मेरे पास अभी जस्ट रिसेंटली 1-1.5 महीने पहले आया. वो कोई गाँव का था. ही वॉज अ वर्कर. सो उसका प्रॉब्लम ये था कि ही वॉज मैरिड, कि वो एक बार इंटरकोर्स करने के बाद सेकेंड टाइम ही वॉज नॉट एबल टू. 6-7 साल हो गए थे शादी के. तो ही वेंट टू सम डॉक्टर्स, सेक्सोलॉजिस्ट सो कॉल्ड. वो उनको पहली बार गया, बहुत डरा दिया कि भाई तुमको ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा. ही रोट ट्रीटमेंट 20,000 रुपीज़ पर मंथ. 20,000 रुपये लिए और 1 महीने की दवा लिख दी. और उस दवा में कोई भी टैबलेट का कोई नाम नहीं था. पुड़िया थी, सिंगल टैबलेट्स थी या पाउडर्स थे, बट देयर वाज नो नेम फॉर इट. और उसको बोला कि आपको तो ये 1 साल तक चलेगा ट्रीटमेंट. वो अगले महीने गया 20,000 की दवा 20,000 की दवा लेके आया. तीसरे महीने गया 30,000 की दवा लेके आया. 20,000 की दवा लेके आया. उसके पैसे पूरे ख़त्म हो गए, परेशान हो गया. देन ही केम टू मी. राइट. तो बोला कि सर मैं तो बर्बाद हो गया, मेरे ऊपर लोन हो गया. मतलब बहुत ही गरीब आदमी. मैंने बोला क्या प्रॉब्लम है? तो बोले सर वो मैं एक बार होने के बाद दोबारा नहीं होता. मैंने बोला दैट इज़ नॉर्मल. अब 6-7 साल 8 साल शादी की, अपनी एक्सपेक्टेशन चेंज करो. तो मैं बताऊँ, ये अल्टरनेटिव मेडिसिन और सो कॉल से ये बहुत बड़ा बाजार है. आई थिंक पीपल हैज़ टू अंडरस्टैंड कि मतलब अगर अल्टरनेटिव मेडिसिन या ये चीज़ें इतनी इफेक्टिव होती तो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स नहीं खुलते. हम लोगों को डिग्री लेंगे, 15 साल पढ़ाई की हमने, MBBS किया 5.5 साल, MS किया 3 साल, MCH किया 3 साल, फिर फेलोशिप के लिए गया 15 साल. क्यों मेहनत करते हैं? हम भी बाबा बन जाते. राइट. तो पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि ये अल्टरनेटिव मेडिसिन, और अगर कोई बिना दवा के नाम दे रहा और डरा रहा है, 20,000 की दवा दे रहा है बिना नाम के, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बेवकूफ़ बना रहा है आपको.
Right. तो सेक्सुअल हेल्थ के चक्कर में बहुत लोग लुट भी जाते हैं जी और उसको कुछ प्रॉब्लम थी नहीं, थी प्रॉब्लम बस थी कि दूसरी बार नहीं कर पा रहा है। हम्म। तो मतलब दैट इज़ टू नॉर्मल, मत Right. करो दूसरी बार, थोड़ा देर बाद कर लो, सुबह कर लो। सर हमारे पास कुछ व्हाट वुड यू डू सिनेरियोज हैं या जो हम पेशेंट के ब्रेन में क्या चल रहा होगा वो सोच के बनाए हाँ। हमने। अब एक यंग मैन को एक माइल्ड डिस्कम्फर्ट होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, हाँ। जस्ट देयर इज अ माइल्ड डिस्कम्फर्ट एवरी टाइम, सो व्हाट ही शुड डू? सो व्हाट डिस्कम्फर्ट, पेन? पेन, यस। ओके, अब माइल्ड है, अब सपोज इफ इट इज मतलब नॉट परफॉर्मिंग योर एक्टिविटी देन प्रॉब्ली यू कैन इग्नोर, बट इफ इट इज सपोज कांस्टेंट बना हुआ और है pinching. तो पिंचिंग है तो डेफिनेटली यू शुड कंसल्ट डॉक्टर। सम टाइम इट कैन बी अ टाइट फोर स्किन, कई बार फोर स्किन बहुत टाइट होती है तो व्हेन दे हैव इरेक्शन इट कॉजेज पेन, और दे कैन हैव अ शॉर्ट फ्रेनलम और देयर मे बी सम इन्फेक्शन, so you consult, a simple OPD consultation should solve the problem. Right. And a young man who is of course indulging lot of alcohol and smoking, so ये किस तरह से उनकी fertility और sexual wellness को impact कर सकता है? So so fertility is a different topic, it is about Right. producing the children. I'll Correct. talk about the sexual thing. So smoking is one of the biggest risk factor which is associated with the impotence. Okay. So smoking causes impotence. So smoking से ये होता है, it hardens the blood vessels, arteries जो खून की नसें होती हैं, और वेरी हाई निकोटिन फॉर द लॉन्ग टाइम कॉजेज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। इरेक्शन के लिए क्या होता है, ब्लड जाना चाहिए पीनिस में, उसके बाद इरेक्शन होता है, बट हाई डोज ऑफ निकोटिन विच इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड, हैवी स्मोकिंग, इट कॉजेज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब इट रिड्यूसेस द साइज ऑफ द नसों का साइज, तो ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, तो इट कॉजेज इम्पोर्टेंस। सो इफ़ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम विद द इरेक्टाइल फंक्शन एंड यू आर हैवी स्मोकिंग, यू हैव टू completely stop it. Regarding alcohol in a mild amount it does not affect the performance even in the moderate, but severe alcohol severe alcohol intake can affect your performance. It's very difficult to perform with the high level of alcohol intake. राइट सर, जिनका सिटिंग जॉब है आजकल, स्पेशली जो हम लोग कंप्यूटर के आगे 10-10 घंटे काम कर रहे हैं, जंक फूड ज़्यादा है, एक्सरसाइज कम है, तो क्या इससे रिलेटेड क्या प्रोस्टेट के सिम्टम्स या प्रोस्टेट की तरफ जाना आसान हो जाता है इन चीज़ों से? As such, factually, so there is no cause and effect relationship between the computer screen, sitting job, and all those things. All these things causes back pain, posture related problem. Okay. But I don't think posture will cause anything. बीच में कुछ ऐसी स्टडीज़ आई थी जो मतलब बेसिकली जो लैपटॉप लेके चलते हैं, अगर लैब पे बहुत देर के लग रहे हो तो इट कैन इंक्रीज द टेस्टिकुलर टेम्परेचर एंड इट कैन कॉज decrease in the sperm count and sperm function, but that is also not substantially substantiated. We don't know whether there is a cause and effect relationship, but they say if you're using a laptop for a long time and your lab is getting heated up, then sperm production may come down. So that is one thing. Otherwise for prostate I don't think it will affect much this laptop and screen time and all those things. Right. Sir, a very common symptom in the audience that we have found is a burning sensation in the urine. Yeah. So is it related to your urine infection or prostate? हाँ, सो ये हमारी ओपीडी का सबसे कॉमन सिम्टम है यूरिन बर्निंग, और फीमेल्स में काफ़ी कॉमन है, फीमेल्स में तो खैर प्रोस्टेट नहीं होता। बेसिकली बर्निंग इज एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मतलब जलन हो रही है, तो इट मोस्ट लाइकली इट इज़ एसोसिएटेड विद सम सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन. Okay. Sometimes there is an infection, because of that there is burning, and if you treat infection and the burning also goes. Okay, sir, now we'll relax a little bit and Yeah, ask sure. some one-word games and myth or fact games. Sure. Okay, so I will give you one sentence and आप बताइए कि ये myth है या fact है. Okay, sure. प्रोस्टेट प्रॉब्लम सिर्फ 50 साल के बाद ही हो सकती है. It's a myth. It can occur even before 50-year age. लंबे समय तक बैठकर काम करने वालों को प्रोस्टेट प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं. ऐसा मैंने पढ़ा तो नहीं, आई थिंक इट्स अ मिथ. ओके. अर्ली ट्रीटमेंट से प्रोस्टेट हम रिवर्स कर सकते हैं. दैट मीन्स कि अगर आपने जल्दी पता कर लिया तो वो कम्प्लीटली रिवर्स हो जाएगा. Definitely, I think it's a true. You can give some medication to reduce the prostate size if you detect it early. राइट.
सर जस्ट बिकॉज प्रोस्टेट 50 से 60 साल के बाद ज़्यादा कॉमन होता है, तो यंग मैन इसे कई बार इग्नोर कर देते हैं. तो उनका मानना ये है, माय क्वेश्चन इज द यंग मैन में हमेशा ये प्रॉब्लम टेम्पररी होती है और परमानेंट नहीं होती. बेसिकली देखो, प्रोस्टेट तो सब में ही होता है, शुरू से ही बर्थ में ही Okay. होता है. लेकिन जो यंग मैन में जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ प्रोस्टेट इन्फ्लेमेशन या प्रोस्टेट इन्फेक्शन. उसको प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं. दीज आर टेम्पररी प्रॉब्लम, यूजली 1-2 महीने 3 महीने हो सकती हैं. पर प्रोस्टेट इलाजमेंट एक बार हो गया तो दैट इज़ अ परमानेंट प्रॉब्लम. यू हैव टू गिव मेडिकेशन फॉर लॉन्ग टाइम. दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे टॉक में मिस हो गई है, जो मुझे लगता है यंग मैन को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए. इफ़ योर फादर, ब्रदर और ग्रैंडफादर हैज़ ए हिस्ट्री ऑफ प्रोस्टेट कैंसर, अगर फैमिली हिस्ट्री है प्रोस्टेट कैंसर में, तो इवन इन द यंगर पर्सन यू शुड गेट योर ब्लड टेस्ट, PSA टेस्ट मैंने बीच में बताया था. यू शुड स्टार्ट गेटिंग इट डन एवरी ईयर आफ्टर द एज ऑफ 45 ईयर. And if you have 2 relative in the family who got prostate cancer, 2 close relative, you should get a PSA level test done from the age of 40 years. That is just one of my message. क्योंकि हमने सिर्फ prostate enlargement की बात की है, मुझे लगता है ये चीज़ नहीं छूटनी चाहिए इसमें. सर नाउ वन वर्ड में या वन सेंटेंस में अगर आप आंसर दे पाए तो, प्रोस्टेट इश्यू का सबसे इग्नोर्ड सिम्टम क्या है? प्रोस्टेट का सबसे इग्नोर्ड सिम्टम आई थिंक गेटिंग अप इन द नाइट. रात में आप पहले उठते नहीं सो के, फिर रात में आप पेशाब करने के लिए उठना चालू कर देते हो. यू टेक इट एज ए नॉर्मल पार्ट ऑफ द लाइफ, बट एक्चुअली इट इज़ बिकॉज ऑफ प्रोस्टेट enlargement. आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इग्नोर्ड सिम्टम, नॉक्चूरिया, व्हाट वी कॉल इन मेडिकल लैंग्वेज. राइट सर, अर्ली कंसल्टेशन, हम बार बार ये वर्ड यूज़ करते हैं, तो क्या मतलब है अर्ली कंसल्टेशन का? अर्ली कंसल्टेशन मीन्स जैसा मैंने बताया, 2 चीज़ें. इफ़ यू हैव फैमिली हिस्ट्री ऑफ सम टाइप ऑफ कैंसर, यू स्टार्ट चेकिंग योर PSA लेवल आफ्टर 40-45 years. Second meaning of early consultation, if you have noticed that after for 15-20 days or 1 month your urine behavior has changed, you have started getting up in the night or urine करने में ज़्यादा time लग रहा है, तो you should consult early so that we can just give a simple medication and we can make you symptom free. सर क्लोज करने से पहले 3 टेक अवे मैसेजेस हमारे ऑडियंस के लिए आप कुछ बताना चाहें जिसका ध्यान उनको हमेशा रखना चाहिए? So first thing is that in general I'll talk. First Yes. thing because I'm urologist. So urine से related कभी भी कोई problem है तो सेल्फ रिसर्च या सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें लेकिन सेल्फ रिसर्च कर सकते हैं, सेल्फ ट्रीटमेंट तो बिल्कुल भी ना करें और आप स्पेशलिस्ट से सलाह लें. दूसरा, अगर मान लीजिए यूरिन से संबंधित या कैंसर वगैरह कुछ डायग्नोज होता है तो अल्टरनेटिव मेडिसिन में डालने के पहले 50 बार सोचें, क्योंकि फिर वापस नहीं आया जा सकता. एक बार कैंसर का स्टेज चला गया तो वापस नहीं आया जा सकता. तीसरा, अगर आपको प्रोस्टेट की सर्जरी की सलाह दी जाती है तो आपको जो रूटीन जो सर्जरीज़ हैं जैसे TURP, होलिप, उसके अलावा जो नई टेक्निक्स हैं, यूरोलिफ्ट के बारे में भी अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए. ऑल्दो दीज आर कॉस्टली बट दे हैव अ एडवांटेज, तो यू शुड डिस्कस विथ योर डॉक्टर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूरोलिफ्ट सर्जरीज सो दैट यू कैन चूज अ प्रॉपर मेथड किससे आपको कराना है. पहले जैसे सिर्फ TURP होता था, अभी कई सारे प्रोसीजर्स हो गए हैं, तो यू डिस्कस योर डॉक्टर विद द ऑप्शंस व्हाट ऑप्शन इज सुटेबल फॉर यू. तो देखा आपने दोस्तों, सिर्फ बात करने से ही कितने सारे कन्फ्यूजन दूर होते हैं. जिसे हेल्प मांगनी है उसे हेल्प लेने की थोड़ी हिम्मत मिलती है और कॉन्फिडेंस मिलता है. हमने इस पॉडकास्ट के थ्रू प्रोस्टेट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करने की कोशिश की है, लेकिन अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल उठता है या आप डॉक्टर संतोष अग्रवाल को कंसल्ट करना चाहते हैं तो इनके क्लिनिक की डिटेल्स नीचे फ्लैश हो रही हैं. मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और एक्सपर्ट के साथ. दिस इज़ योर होस्ट विवक्षा साइनिंग ऑफ.